नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की खबरों का शुद्ध पॉलिटिकल शो राजनीति। सबसे पहले बताता हूं आपको कि आज राजनीति में खबरों का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। तो पहली खबर जो आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं, जरा देखिए। पहलगाम के प्रतिशोध पर इंडिया ऑन रिवेंज मोड कैसे ऑन हो रहा है। भारत कैसे बदला लेने के लिए आगे प्रयासरत है और कैसे भारत के अंदर ये लगातार मांग उठ रही है, ये पहले रिपोर्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। फिर मैं अगली रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं हमारी दूसरी बड़ी खबर कि टेरर की जमात पर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी जा रही है। जो लोग अलग अलग भाषणबाजी करते रहते हैं उन पर टेरर जमात होने का टैग और उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी इनसाइड स्टोरी आज राजनीति में आप देखने जा रहे हैं। इसके बाद राजनीति में फिर आगे बढ़ेंगे और राजनीति में अगली खबर दिखाऊंगा आपको कि आतंक के नापाक प्लान के पीछे का मकसद क्या था। क्या पहलगाम में हमला इकलौती आतंकवादी योजना थी? क्या इसके पहले कहीं और हमले की योजना बनाई गई थी? इसके पहले आतंकवादी कहां हमला करने वाले थे, वहां हमला क्यों नहीं हो पाया, ये दिखाऊंगा आपको। और आपको दिखाऊंगा कि अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे एक बड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले नेपाल बॉर्डर पर अवैध मजार, अवैध मदरसों पर अटैक किया गया और अब उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में स्ट्राइक हो रही है, आज आपको दिखाऊंगा। फिर दिखाऊंगा आपको कि पाकिस्तान में खौफ का सायरन क्यों बज रहा है। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि आधी रात वहां के मंत्री उठ करके बताते हैं कि हमला होने वाला है, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम इस बीच क्या सोच रही है, ये पाकिस्तान के अंदर की मुंह जुबानी बताऊंगा आपको। और दिखाऊंगा आपको कि मुनीर के मुशर्रफ प्लान कैसे एक्टिवेट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सेना का सत्ता पलट करने का क्या एक बार फिर प्लान कामयाब होने वाला है। आज से मुनीर क्या करने वाले, मुशर्रफ प्लान क्या है, ये सब कुछ आज आपके सामने होगा। उसके पहले एक बड़ी खबर बताता हूं आपको। बड़ी खबर है पहलगाम के प्रतिशोध को लेकर के, बड़ी खबर है भारत के रिवेंज मोड को लेकर के, और बड़ी खबर यह भी कि आपको एक एक करके आज एक एक पहलू स्तर दर स्तर बताएंगे कि पहलगाम के प्रतिशोध के लिए देश के अंदर क्या माहौल है। आपको बताएंगे कि सरकार कैसे ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, उस बैठक का नतीजा क्या होगा, आर्मी को फ्री हैंड देने का मतलब क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम में 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद एनआईए ने कमर कस ली है। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है और आतंकियों को खोजने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बैसवन घाटी की 3D मैपिंग शुरू हो गई है, जो आतंकी हमले की साजिश को बेनकाब करेगी। एनआईए की टीमें ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, मददगारों की पहचान हो रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पहलगाम की बैसवन घाटी, जहां आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्ट पर गोलियां चलाई, जहां मासूमों को चुन चुन कर मारा गया, लेकिन ऐसा करने वाले नरपिशाच अब नहीं बचेंगे, क्योंकि न घाटी की कोई चोटी, न जंगल का कोई कोना अब सेना और जांच एजेंसियों की नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है। एनआईए और इंडियन आर्मी की टीम अब उस हर सेकंड को दोबारा जी रही है। हर एक गोली की दिशा, हर एक कत्ल की टाइमलाइन के साथ साथ तैयार हो रहा है बैसवन घाटी का 3D डिजिटल ब्लूप्रिंट। थ्री मैपिंग से आतंकियों के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को पता लगाया जा रहा है। जिन 26 हिंदुओं का मर्डर हुआ, उन पर अटैक की रेंज क्या थी, बैसन में जो सिविलियन मौजूद थे उनकी सटीक लोकेशन क्या थी, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की लोकेशन की 3D मैपिंग एक जटिल लेकिन बेहद अहम प्रोसेस है, जिसका मकसद है मौके की पूरी जियोग्राफिकल और स्ट्रक्चरल जानकारी हासिल करना, ताकि ऑपरेशन प्लानिंग, जांच और हमले के रिक्रिएशन में मदद मिल सके। ये भी जानना जरूरी है कि 3D मैपिंग को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन सर्वे से जंगल घाटियों के एरियल व्यू को कैप्चर किया जा रहा है। लेजर स्कैनिंग यानी LIDAR टेक्नोलॉजी से HD 3D मॉडल बनाया जा रहा है। सटीक दूरी और स्ट्रक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से घने जंगलों में ऑब्जेक्ट्स की दूरी और आकार को मापा जा रहा है। बिल्डिंग्स और प्राकृतिक संरचनाओं की 3D मैपिंग हो रही है। सैटेलाइट इमेजरी से बड़े इलाके के लेआउट और जियोग्राफी को समझा जा रहा है। फोटोग्रामेट्री के जरिए कई जंगल से ली गई तस्वीरों का 3D मॉडल बनाया जा रहा है।
और फिर बाद में सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए डेटा को प्रोसेस और विजुअलाइज किया जाएगा। 3D मैपिंग जो है कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैसे ये किसी भी जगह की जो नक्शा अगर बनाना हो उसको विजुलाइज करना हो उसमें मदद करती है। देखिए सबसे पहले 3D मैपिंग जो है ये 3 डायमेंशंस क्रिएट करती है जो 2 डायमेंशन से बहुत आगे है। यानी बाईसरन घाटी का बनावट अगर हम बात करें तो वो 3 कोने हैं उसके, एक तरफ से पहलगाम है, तो उन तीनों एंगलों को जांचने के लिए इस 3D डायमेंशन जो 3D मैपिंग है वो की जाएगी। और पहलगाम में जो खून बहाया गया उसके पीछे का पूरा नक्शा अब सामने आ रहा है। ये हमला यूं ही नहीं हुआ, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, सुनियोजित था और इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और अब 3D मैपिंग के जरिए इसकी परतें खुलेंगी। अब ये जान लीजिए कि जांच एजेंसियां 3D मैपिंग का इस्तेमाल क्यों करती हैं। जब कोई बड़ा अपराध, आतंकी हमला या संदिग्ध गतिविधि होती है तो जांच एजेंसियों को घटनास्थल की हर बारीकी जाननी होती है। इसके लिए 3D मैपिंग बहुत कारगर होती है। दरअसल अटैक के बाद बैसरन घाटी बंद कर दी गई है ताकि NIA एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर सके और इसके लिए आज 15 गाड़ियों के साथ NIA की टीम बैसरन पहुंची। NIA के DG खुद मौजूद थे। ये हिंदुस्तान के कश्मीर के पहलगांव का बैसरन घाटी है। आतंकी यहीं पर पहुंचते हैं और ऐसे ही पेड़ के पीछे घात लगाकर वो पर्यटकों की जान लेने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग उनकी पूरी भी होती है। कुछ आतंकी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, कुछ एंट्री गेट पर तो कुछ आउटडोर पर। इन आतंकियों को सपोर्ट किया OGW वर्करों ने। अब किसी की खैर नहीं होगी क्योंकि NIA के DG पहुंच गए पूरी टीम और लाव लश्कर के साथ। अब इन जंगलों में इंडियन आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। NIA को अब धीरे धीरे क्लू मिलने लगे हैं जिससे पहलगाम हमले की गुत्थी सुलझ सकती है। पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है और पाकिस्तान को बेनकाब करने में बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी अहम भूमिका निभाने वाली है। प्रमोद शर्मा और खालिद हुसैन, पहलगाम, जी मीडिया। भारत की सुरक्षा एजेंसीज अब आगे बढ़ रही हैं। एक एक पहलू पर लगातार काम किया जा रहा है और पाकिस्तानी अटैक के हर सेकंड, हर कदम, हर गोली की 3D मैपिंग हो रही है। बैसरन घाटी की सटीक डिजिटल छानबीन शुरू हो चुकी है। NIA और भारतीय सेना यह पता लगा रही है कि आतंकी कैसे आए, आतंकी वहां घुसे कैसे, पहली गोली किस लोकेशन से चलाई गई, रास्ता जो पहुंचे वो यहां तक, रास्ता किसने दिखाया। बैसरन घाटी में जो टिकट काउंटर बना है, जो जिप लाइनिंग बनी हुई है, जो तौहीद मस्जिद है और जो सीजनल एजुकेशन सेंटर है, इन सारे स्थानों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और यही वो लोकेशन जिसके पास आतंकियों ने नरसंहार किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और सेना की टीम अब बाईसरन घाटी की एक एक इंच जमीन को ट्रैक कर रही है। टेरर रूट से लेकर हाइड आउट्स तक एक एक जगह की जांच की जा रही है और इसी के जरिए 3D मैपिंग की जा रही है। जानिए कि 3D मैपिंग से अब क्या होगा, ये क्यों खास है। इसके जरिए पूरी घटना स्थल का सटीक मॉडल बनाया जाएगा। 3D मैपिंग से पूरे इलाके का एक डिजिटल और इंटरैक्टिव नक्शा बनेगा जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर किस रास्ते से आए हैं, हमलावर कहां छिपे हो सकते हैं, हमलावर अगर यहां से हमला करने के बाद भागे हैं तो किस रास्ते से भागे हैं। वारदात से जुड़ी हर चीज का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। एजेंसी 3D मॉडल के जरिए हमले का पूरा सीन वर्चुअल रिक्रिएट कर सकती हैं और इससे घटना की टाइमलाइन, हमलावरों का मूवमेंट, सब कुछ बहुत आसानी से और सटीक तरीके से समझा जाता है। इसी के साथ जो जो इनपुट्स मिले, जो जो सबूत मिले, उनको ऐसे 3D मैप के जरिए मैच किया जाता है। यहां से समझा जाता है कि जो पर्यटकों को गोली लगी वो गोली किस तरफ से आई थी, कहां से फायरिंग हुई, कितनी दूर की रेंज से फायरिंग हुई, हथियार या बारूद या उनके जो हाइडआउट मिले वो लोकेशन इस हमला वाली जगह से कहां पर थी। इन सब सवालों का जवाब इसी 3D मैपिंग से मिल जाएगा और NIA ने यही चीज की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने है। पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चेतावनी दी गई कि आतंक के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री ने साफ किया कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं
उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर एक और खबर सामने आई, जिसके मुताबिक पहलगाम से पहले आतंकियों के टारगेट पर कश्मीर का गुलमर्ग था और इसके मशहूर स्की रिजॉर्ट में हमले की प्लानिंग आतंकियों ने की थी। सूत्रों के मुताबिक यह हमला मार्च में प्लान किया गया था और इसके लिए गुलमर्ग आतंकी पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि वहां पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उनकी मुस्तैदी के चलते प्लानिंग फेल हो गई। इस बात के सबूत मैं दिखाने जा रहा हूं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कश्मीर का टूरिस्ट स्पॉट आतंकियों के निशाने पर था। जो पहलगाम में हुआ वो गुलमर्ग में होने वाला था। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने जैसे बेगुनाहों का खून बहाया, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मगर इस आतंकी वारदात में शामिल लोकल हैंडलर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW से पूछताछ में ऐसे कई खुलासे हुए जो बहुत हैरान और परेशान करने वाले हैं। सबसे पहला बड़ा खुलासा आतंकियों के टेरर लोकेशन को लेकर हुआ, जिसके मुताबिक पहलगाम से पहले आतंकियों के टारगेट पर कश्मीर का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मार्च के महीने में गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में हमला करने की फिराक में थे। ये जगह श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। आतंकी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली मार्च महीने के शुरुआती दिनों में गुलमर्ग के जंगलों में आए। वहीं से पूरे हमले की प्लानिंग की, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा की वजह से प्लान फेल हुआ। ये उनकी सोची समझी साजिश थी और ये साजिश एक दिन की नहीं थी। मैं आपको बता दूं, मार्च से योजना बनाई जा रही थी कि कश्मीर में इस तरह का हमला करना है। पहले गुलमर्ग की बात आई, वहाँ नहीं हो पाया। फिर पहलगाम में रिकी हुई 3-4 जगह की लोकल से जो OGWs थे उनसे बात की गई। करीबन 15 के करीब जीरो इन कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ पकड़े भी गए हैं। गुलमर्ग में प्लान फेल होने के बाद इन आतंकियों ने साउथ कश्मीर का रुख किया। वहां दहशतगर्दों ने लोकल लश्कर आतंकवादी आदिल ठोकर के साथ अप्रैल में एक टूरिस्ट प्लेस पर हमले का प्लान शुरू किया। इन दिनों सभी आतंकी कुकरनाग जंगल के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे। एक अस्थायी बेस बनाया था। कई बार इस इलाके की घेराबंदी के दौरान आतंकी गतिविधि देखी गई, लेकिन वो बचकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। ये 2 टेरर प्लान नाकाम होने के बाद पहलगाम को हमले के लिए चुना गया और फिर शुरू हुई पहलगाम के टूरिस्ट इलाकों की रेकी। पहलगाम में कुछ OGW की मदद से आतंकियों ने आरू घाटी, बेताब घाटी, मनोरंजन पार्क और बैसरन घाटी की रेकी की। इस रेकी में 2 लोकल टेररिस्ट और 5 OGW शामिल थे। करीब 1 हफ्ते तक ये आतंकी पहलगाम में घूमते रहे। पहले उन्होंने बेताब घाटी में हमला करने का प्लान बनाया। वहां से भागना मुश्किल था क्योंकि आसपास सुरक्षा बलों की आवाजाही थी। ऐसा ही आरू घाटी के साथ हुआ, जो बेताब घाटी के बाद आता है, और तब जाकर बाईसारन घाटी की रेकी की गई। जांच एजेंसी को खबर यह भी कि बैसरन घाटी को आतंकियों ने हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यहां से भागना आसान है और सुरक्षा काफी कम थी। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए 20 अप्रैल को 2 पाकिस्तानी आतंकवादी बैसरन की तरफ बढ़े और 2 दिन की ट्रैकिंग के बाद बैसरन के पास जंगल में पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात लोकल आतंकवादियों से हुई, जो पूरे इलाके की रेकी कर चुके थे। यहां सभी आतंकी 2 दिन तक रहे और 22 अप्रैल को नरसंहार को अंजाम दिया। जांच एजेंसी के खुलासे के बाद सुरक्षा बल लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों के मददगारों की तलाश में छापेमारी हो रही है।
इन जंगलों में 4 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। पहलगाम के जंगलों में, साथ ही साथ कोकरनाग के जंगलों में, कुलगाम के जंगलों में, दाचीगाम के जंगलों में सारे रूट्स जो है चोक कर दिए गए हैं। 4 बार इनकी मूवमेंट जो है नोटिस की गई है। एक बार ब्रीफ एनकाउंटर भी हुआ है जो स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी। अब तक करीब 20 OGW की पहचान हुई, जबकि कई ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की। साथ ही घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल होने के सबूत मिले। कोशिश यही है कि जो भी लिस्टेड OGWs है उनके साथ जो है उनको पकड़ा जाए, उनके से बात की जाए, उनके बारे में जितने भी केवल ये पहलगाम हमला ही नहीं अब रहा, जितने भी यहाँ हमले हुए हैं उन केस के पर कोई खुलासा मिले, कोई लीड मिले, क्योंकि हो सकता है कि कुछ OGWs जो है वो जो है पुराने हमलों में भी शामिल रहे हो। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि लोकल हैंडलर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी से इस नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब तक की जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए। इसमें हाशिम मूसा और आदिल हुसैन ठोकर शामिल हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक ठोकर एक लोकल आतंकवादी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और सुलेमान, जो फिलहाल कश्मीर में छिपा है। मगर जंगल हो या पहाड़, दहशतगर्द कहीं भी हो, बचना नामुमकिन है। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद देश भर में अलर्ट है और इसी बीच कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्तों के आने की उम्मीद है और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से चौकस हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान इस बार अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को लगाया गया। इसके साथ ही CCTV के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। सज गया केदारनाथ धाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बम बम भोले की जयकार, आतंक पर करारा प्रहार। शिव भक्तों के 6 महीने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल से बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। केदारनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से सजाया गया है और बाबा के भक्तों का केदार घाटी पहुंचना शुरू हो चुका है। तैयारियां जो है श्री केदारनाथ धाम में पूरी हो चुकी है और पहली बार जो है 108 कुंटल के द्वारा भगवान के मंदिर को दिव्य और भव्य सजाया गया है और जिसमें जो है श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन प्रशासन में पुरजोर जो है यही व्यवस्था है कि यात्रियों की व्यवस्था जो है आराम से यात्री आराम दर्शन करें। लेकिन पहलगाम हमले के बाद केदारनाथ में भी हाई अलर्ट है। लिहाजा केदारनाथ घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि भोले के भक्तों पर कोई मुसीबत न आए। केदारनाथ यात्रा मार्ग में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही 6000 पुलिसकर्मी और PAC की 17 टुकड़ी भी तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा इंतजाम में सीनियर अधिकारियों को भी लगाया गया है। मंदिर के ठीक सामने आपको नजर आ रही है ITBP की फोर्स। ITBP के तमाम जो जवान हैं वो हथियारों के साथ मंदिर के क्षेत्र में, रास्तों में अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं। इसका मतलब यही है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। DGP उत्तराखंड ने भी कहा है कि 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हजारों जवान इस 4 धाम यात्रा को सफल बनाने में लगे रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है, जहां NIA ने कोर्ट में खुलासा किया कि भारत में आतंकी हाफिज सईद का नेटवर्क सक्रिय है। हाफिज सईद का पुराना नेटवर्क अभी भी देश के अंदर, भारत के अंदर एक्टिव है और इस एक्टिविटी में शामिल नेटवर्क काम कर रहा है। तहव्वुर राणा पर सुनवाई के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट के अंदर यह जानकारी दी। आपको बताया कि तहव्वुर राणा पर आज सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान NIA ने यह जानकारी कोर्ट के सामने रखी और जानकारी ये कि हाफिज सईद का जो नेटवर्क है वो देश के अंदर अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी सक्रिय और काम कर रहा है। एक एक्शन दिखाता हूं आपको। एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर समझे जाने वाले बुलडोजर का, जो इस वक्त नेपाल बॉर्डर पर गरज रहा है। बॉर्डर के 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में एक अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बॉर्डर पर जहां इंसान का जाना मना है, वहां भी अतिक्रमण करके मस्जिद, मजार और मदरसा बना दिया गया और अब कई दिनों से लगातार योगी फोर्स उसी अवैध निर्माण पर एक्शन ले रही है।
बॉर्डर से सटे यूपी के जिले, अवैध मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चले। नेपाल बॉर्डर से 10 से 15 किलोमीटर में योगी का बुलडोजर अभियान। यूपी के जो जिले बॉर्डर के आसपास हैं, वहां अवैध मस्जिद मदरसों में कार्रवाई तेज हो गई है। योगी सरकार के निर्देश पर नेपाल बॉर्डर के पास जिलों में राजस्व और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में योगी का बुलडोजर गरज रहा है। आज बहराइच और महाराजगंज में योगी का बुलडोजर गरजा। नो मेंस लैंड की सीमा से लगे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। भारत नेपाल की सीमा क्षेत्र में सैकड़ों अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से दर्जनों ध्वस्त किए जा चुके हैं। यहाँ पर इस मदरसे को लेकर ये जानकारी मिली थी कि ऐसे कई मदरसे हैं नेपाल बॉर्डर से सटे हुए बहराइच, श्रावस्ती, जहाँ पर ये जो मदरसे हैं ये सरकारी ज़मीन पर बनाए गए हैं और इसी के तहत जो पुलिस है वो एक्शन मोड पे नज़र आ रही है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी एक्शन मोड पे नज़र आ रहे हैं और जो इस तरीके के जो भी मदरसे हैं उनको बंद करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से अगर किसी भी मदरसों में इनलीगल एक्टिविटीज पाई जाएंगी तो उन सभी मदरसों को बंद किया जाएगा। भारत के जवाबी एक्शन से पहले ही पाकिस्तान में खलबली। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बता रही हैं कि आईएसआई के हाथ में सत्ता की चाबी जाने वाली। जनरल मुनीर की चाल से शहबाज शरीफ कहां पर है? अंदर ही अंदर पाकिस्तानी सरकार का सियासी तंत्र चरमरा रहा है। ऐसे में हालात ऐसे कि पाकिस्तान का असली दुश्मन अब उसकी फौज बन चुकी है। मुनीर मुशर्रफ वाला दौर लाने की तैयारी में। जनरल मुनीर बना सुपर पीएम, शहबाज सरकार का निकला दम। पाकिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी लोकतांत्रिक सत्ता बार बार रौंदी जाती रही है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ और अब जनरल असीम मुनीर। पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हैं। पाकिस्तान में भारत के किसी जवाबी एक्शन के पहले ही हालात बिगड़ चुके हैं। वहां सेना और सरकार के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं, जिससे वहां तख्ता पलट की आशंका प्रबल हो गई है। पहले नवाज शरीफ को हटाकर मुशर्रफ राष्ट्रपति बना और अब मुनीर शहबाज को हटाने की प्लानिंग कर रहा है। भारत के ट्रेलर से ही इस्लामाबाद में सत्ता की चूलें हिलने लगी। फौजी बूटों की आहट अब सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि ये खतरनाक राजनीतिक सच्चाई बनकर सामने आ रही है। बीती रात पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला आया जिसने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। यानी मुनीर अपने प्यादों को शहबाज के इर्द गिर्द जमा रहा है। यही नहीं, शहबाज के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसे इस बात से समझिए कि शहबाज की भतीजी मरियम नवाज खुद मुनीर की तारीफ कर रही हैं। वहां के सांसद भी मुनीर का नाम जप रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लापता हैं। पहलगाम हमले के बाद जनरल असीम मुनीर बेलगाम हो चुका है। सेना के सामने शहबाज सरकार कठपुतली बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना का दबदबा बढ़ चुका है। भारत की सैन्य कार्रवाई के डर के बीच जनरल मुनीर की आर्मी ही बड़े फैसले ले रही है। तो क्या जनरल असीम मुनीर मुशर्रफ वाला प्लान एक्टिवेट करने वाला है? क्या शहबाज शरीफ का भी वही हश्र होने वाला है जो कभी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का हुआ था? हम ये क्यों कह रहे हैं, अब ये भी समझ लीजिए। मुशर्रफ ने करगिल में आतंकियों की घुसपैठ करवाई और मुनीर ने पहलगाम में आतंकी वारदात करवाई। आईएसआई और सेना नवाज शरीफ की भी नहीं सुन रही थी और अब यही काम मुनीर भी कर रहा है। दरअसल इस वक्त शहबाज सरकार की हालत नवाज सरकार से ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी के साथ बलूचिस्तान में बगावत की उठती आवाजों से हुकूमत पस्त हो चुकी है। उसे भारत के अटैक का डर भी सता रहा है और इन्हीं बातों का फायदा जनरल मुनीर उठाना चाहता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहां लापता है? क्या सेना ने शहबाज के बोलने पर कोई पाबंदी लगा दी है?
क्या मुनीर के कंट्रोल में है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ? क्या मुशर्रफ वाला प्लान बना रहा है जनरल मुनीर? क्या पाकिस्तान में अब तख्ता पलट होने ही वाला है? पाकिस्तान इस वक्त दहशत के साए में है। हर मोड़, हर गली और हर शहर में खौफ का सायरन। जो मुल्क खुद को परमाणु ताकत कहकर भारत को धमका रहा था, वो आज भारत के खौफ में बंकर बना रहा है। सायरन सिस्टम्स एक्टिव किए जा रहे हैं और अपनी जनता को बता रहा है कि तैयार रहो, भारत हमला कर सकता है। सुनिए, ये कोई फिल्मी साउंड इफेक्ट नहीं है, ये हकीकत है पाकिस्तान की। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, डरा हुआ, सहमा हुआ और बुरी तरह थरथराया हुआ। जिस मुल्क ने हमेशा आतंक को अपना हथियार बनाया, जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, जिसके इशारे पर पहलगाम में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, वही पाकिस्तान आज खुद अपने घर में सायरन बजा बजा कर दुनिया को बता रहा है, हम डर गए हैं, भारत हम पर हमला कर सकता है। मतलब अब पाकिस्तान की आवाम को अलर्ट किया जा रहा है, कभी भी हमला हो सकता है और ये हमला भारत से होगा, ये खुद पाकिस्तान की सरकार कह रही है। खैबर पख्तूनवा प्रांत में पाकिस्तानी सरकार ने 50 सायरन सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। 7 जिलों में 4-4 सायरन लगाए जा चुके हैं। बाकी जिलों में 1-1। जीआई खान, पेशावर, एबटाबाद, हर तरफ बस डर है, खौफ है, जंग का अंदेशा है और सायरनों की गूंज है। पाकिस्तान सायरन तो बजा ही रहा है, छोटे छोटे वॉर रूम भी बना रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक आतंकियों की परेड कराता था, लेकिन अब वही पाकिस्तान डर के मारे अपने ही लोगों को छिपने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि किसी देश में सायरन क्यों बजाए जाते हैं। जब हवाई हमले का अलर्ट हो, नागरिकों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। बंकर या शेल्टर में जाने के संकेत के तौर पर भी सायरन बजाया जाता है, ताकि नागरिक सुरक्षित स्थानों पर जा सके। ब्लैकआउट का आदेश रात के समय सायरन संकेत देता है कि सभी लाइटें बंद कर दी जाएं, ताकि फाइटर जेट्स शहर को टारगेट न कर सके। सैन्य गतिविधियों के लिए रास्ता खाली कराने के लिए भी सायरन का इस्तेमाल होता है, ताकि सेना या बचाव दल के लिए रास्ता क्लियर रहे। रासायनिक या परमाणु खतरे के अलर्ट के तौर पर भी सायरन बजाकर जनता को सावधान किया जाता है। बात बात पर एटम बम की धौंस जमाने वाले पाकिस्तान के मंत्रियों के सुर बदल गए हैं। हालात ये हैं कि अब पाकिस्तान के मंत्री भारतीय हमले से बचने के लिए कभी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो कभी अमेरिका जैसे देशों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का नया बयान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत को युद्ध के लिए ललकारने वाले ख्वाजा आसिफ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि भारत के साथ जंग ना हो। वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है, तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। वहीं शहबाज की भतीजी और पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज को भी जंग का डर सता रहा है। वो कह रही हैं, अवाम डरे नहीं, आर्मी उनके साथ है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। भारत के हमले का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। पीओके के रावलकोट में सैन्य अस्पताल समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों में पावर कट कर दिया गया है। डरा हुआ, थका हुआ और बुरी तरह टूटा हुआ पाकिस्तान अब सायरनों की आड़ में अपने डर को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एलओसी पर लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान के मंत्रियों को रात में 1:30 बजे ख्वाब ये आ रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 24 से 36 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो रहा है और उस काउंटडाउन के बीच भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी फौज तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आवाम भी इसी खौफ में है। और पाकिस्तानी आवाम के 2 धड़े हैं।
ये बताऊं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन को मंजूरी दे दी गई। डीआई की तरफ की समिति की सिफारिश पर यह फैसला किया गया। अब ALH ध्रुव वापस से उड़ान भरना शुरू करेंगे। डीआई समिति की तरफ से सिफारिश की गई थी। डीआई समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया गया। दरअसल जनवरी में ध्रुव की उड़ानों को रोक दिया गया था लगातार हो रहे हादसों के बाद, लेकिन अब डीआई कमेटी की तरफ से सिफारिशें की गई, तो डीआई कमेटी की सिफारिशों के बाद उसको माना गया और अब ध्रुव वापस उड़ान भरना शुरू करेंगे। लेकिन हालात ये है कि पाकिस्तान पर डबल अटैक का खतरा है। पूर्वी सीमा पर हिंदुस्तान मुनीर की सेना को सबक सिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार में, तो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का पुराना मोहरा अटैक की तैयारी में। और शहबाज शरीफ को यही डर है कि अगर एक साथ अटैक हुआ, हिंदुस्तान तालिबान ने किया, तो पाकिस्तान का होगा क्या? भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की हालत पहले ही पतली है और अब तालिबान के हिंदुस्तान के साथ आने के बाद तो शहबाज की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर एक ही समय दो तरफा हमला कर दिया तो उसका क्या होगा। अब समझिए पाकिस्तान के खौफ की वजह क्या है, शहबाज को डर क्यों सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व में हिंदुस्तान की फौज पूरी तैयारी में है। आर्मी और एयरफोर्स अलर्ट मोड में है, जो कभी भी पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा सकती है। दूसरी ओर पश्चिम में तालिबान है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के लिए काल साबित हो सकता है। ऐसे में मुनीर सेना की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपनी फौज को LOC पर तैनात करे या फिर TTP से मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ही तैनात रखे। पाकिस्तान के डर का वीडियो सबूत भी देख लीजिए। ये मुनीर की सेना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, ये वीडियो देखकर आप भी समझ जाएंगे। पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन खैबर की पुलिस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अदरो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूथ की नोक पे रखते हैं। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, जो पाकिस्तान की सेना को धमका रही है और मुनीर की सेना चुपचाप भाग रही है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि खैबर में पाकिस्तानी सेना कितनी ताकतवर है। पहलगाम हमले के बाद दोस्ती पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि पहलगाम अटैक पर अफगानिस्तान ने सीधे शब्दों में कहा है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रयासों को कमजोर करती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसके दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। पहलगाम हमले पर तालिबान के बयान से साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में वो हिंदुस्तान के साथ है। हालांकि तालिबान कभी पाकिस्तान का मोहरा था, मगर 2021 में जब से अफगानिस्तान में तालिबान राज आया है, तभी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तनातनी बढ़ गई है। और आज की तारीख में पाकिस्तान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं, जिसके कई सबूत हाल के दिनों में देखे जा चुके हैं। और अब जबकि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के हमले का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में तालिबान की दुश्मनी उसके लिए दोहरे खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। अब बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।